Hello everyone, welcome back to my channel. I am Garima Singh and in this video we are going to start our chapter number 6 of microeconomics, price elasticity of demand. Hello 11th class. So today we are going to start our new chapter of microeconomics. I hope you guys were continuously revising your previous chapter and our last chapter was theory of demand. Revise कर लिया होगा सब बच्चों ने so that you can relate क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है it is related to the previous chapter only. The chapter name says price elasticity of demand. Demand तो हमने समझा था, theory of demand क्या होती है. आज हम पढ़ेंगे price elasticity. Price क्या है? किसी भी good या commodity की value. Elasticity क्या है? Elasticity एक simple सा word लेते हैं elastic band. क्या है? जितना खींचते हो उतना वो लंबा हो जाता है और the moment you leave it इट केम बैक टू इट्स शेप, फिर से छोटा सा हो जाता है. इलास्टिक रबर बैंड्स देखे ना आपने, सेम है. इलास्टिसिटी वहीं से डिराइव किया गया है. मतलब कि हमारे डिमांड में, डिमांड क्या है? जब हम कोई भी कमोडिटी खरीदना चाहते हैं और खरीद सकते हैं उसको डिमांड बोलते हैं ना. डिमांड में क्या चेंज आएगा अगर प्राइस इलास्टिसिटी होती है? दैट इज चेंज इन प्राइस की वजह से कितना क्वांटिटी में चेंज होगा. जो क्वांटिटी डिमांड कर रहा है कोई भी कंज्यूमर, उसमें क्या चेंज आएगा. आपको बात समझ में आए? आपको टाइटल क्लियर हुआ कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? देयरफॉर सबसे पहली बात आती है कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी. कि प्राइस इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है. उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? एल्फ्रेड मार्शल. इस चीज को आप अपनी बुक में भी लिख लेना एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. भाई आप कोई भी चीज कर रहे हो, कोई भी थियोरी कर रहे हो इकोनॉमिक्स में, तो यू शुड बी अवेयर कि ये किस इकोनॉमिस्ट का कॉन्सेप्ट है. ओके, तो एल्फ्रेड मार्शल ने अपनी बुक में लिखा था इस कॉन्सेप्ट के बारे में, प्राइस इलास्टिसिटी. ओके, एंड दिस इज समथिंग एडिशनल दैट आई एम प्रोवाइडिंग यू हियर. ये आपकी बुक में नहीं दिया गया है, आप लिख लेना so that anyone of you is planning to pursue further studies in economics. All of this concept will help you in your future studies and it will act as a base. Okay, now coming back to the concept of price elasticity. Price elasticity का concept क्या है? अभी मैंने आपको बताया था डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड. डिमांड में कितना चेंज आएगा अगर उसी कमोडिटी का ऑन प्राइस चेंज होता है. आइए आपको बात समझ में. एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. सपोज दिस इज द मार्कर. ओके, दिस मार्कर इज ₹4.10. अगर कल को इस मार्कर का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, फॉर से इट इंक्रीज ₹2.20. ओके, तो इस मार्कर की डिमांड में क्या चेंज आएगा? क्या लोग इस मार्कर को उतना ही खरीदेंगे कि क्या इसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढना शुरू कर देंगे? ओके, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी क्या बोलते हैं कि ये कि अगर किसी भी कमोडिटी की डिमांड चेंज होती है, एंड व्हाई डिमांड चेंज हो रही है? क्योंकि उसका खुद का प्राइस चेंज हुआ है. जब हम डिमांड चेंज को इन रिलेशन टू इट्स चेंज इन इट्स ओन प्राइस पढ़ते हैं, दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी. आई आपको समझ में बात? नाउ मूविंग अहेड, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इस चीज को हम मेजर कैसे कर सकते हैं. मेजर कैसे करते हैं या मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे होता है? इसके लिए आपकी बुक में एक ही मेथड दिया गया है, अदरवाइज देयर आर 3 मेथड्स. आपकी बुक में और सिलेबस के अकॉर्डिंगली ओनली वन मेथड इज स्पेसिफाइड इन अ सिलेबस विच इज द परसेंटेज चेंज मेथड, जिसको हम समझेंगे. अदरवाइज अगर हम वैसे एज अ कॉन्सेप्ट की बात करें, देयर आर अदर 2 मेथड्स ऑल्सो. एंड इफ यू गाइज वॉन्ट मी टू कवर द अदर 2 मेथड्स ऑल्सो, प्लीज कॉमेंट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो so that I can make a next video regarding the remaining 2 methods. Coming back to our syllabus thing,
मेजरमेंट की बात करते हैं तो चेंज इन परसेंटेज मेथड हम करेंगे, और ये वाला मेथड क्या हेल्प करेगा, हमें हेल्प करेगा कि कैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाली जाए। ये तो था कॉन्सेप्ट के बारे में। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता होगा दिमाग में, वाई शुड वी स्टडी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? बिकॉज इसके पीछे एक सिंपल बेसिक रीजन है। इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं भाई, क्या डिमांड रहेगी, मार्केट स्ट्रक्चर में क्या रहता है, कमोडिटी अगर मार्केट में, तो ये एक्चुअली कैसी चीजें फंक्शन करती है। दिस topic, which is price elasticity of demand, this will help you to clear all your doubts regarding to the practical world also. Okay, इसलिए important हो जाता है हम price elasticity of demand को समझें। I hope till now the concept of price elasticity is clear to you all कि क्या चीज़ है और हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। Okay, टॉकिंग अबाउट द मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हम प्राइस इलास्टिसिटी को कैसे मेजर करते हैं, उसके लिए कौन सा मेथड है, परसेंटेज चेंज मेथड। ओके, ये मेथड क्या होता है, आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि परसेंटेज का काफ़ी रोल प्ले रहेगा इसमें। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से ऑफ गुड एक्स, क्योंकि हम प्राइस इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, degree of change in demand in response to the change in its own price। भाई हम किसी गुड के बारे में बात कर रहे हैं, उस गुड का जो डिमांड चेंज होगी किसके रिस्पॉन्स में चेंज होगी, उस गुड के खुद के प्राइस के रिलेशन में, राइट। तो देयरफॉर फॉर एग्जांपल हम लेते हैं गुड एक्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो परसेंटेज मेथड क्या बोलता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमने गुड एज्यूम किया है गुड एक्स, इज मेजर्ड, कैसे मेजर किया जाता है, एज द रेशियो बिटवीन द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स। भाई परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज मेथड है, इन टर्म्स ऑफ हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। भाई क्वांटिटी डिमांडेड, जो गुड एक्स की जो क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे उसमें कितना परसेंटेज चेंज आया है। ओके, एंड क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, रेशियो है ना, रेशियो क्या होता है, दो चीज के बीच में निकलेगा, तो एक तो होगी क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स टू दी परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड एक्स। क्या बोला था, इट्स ओन प्राइस के साथ चेंज होता है, तो परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स। फॉर्मूला सेम ही है प्राइस इलास्टिसिटी का, क्योंकि ये परसेंटेज चेंज मेथड है तो इसमें हमने परसेंटेज चेंज आगे लगा दिया है इसके। ओके, तो इससे आपका क्या निकल के आता है इस मेथड से, भाई क्वांटिटी डिमांडेड में कितने परसेंट चेंज आया है ड्यू टू दी चेंज, व्हाट परसेंट चेंज इन द प्राइस ऑफ दैट गुड। आई बात समझ में? अभी हम पूरा फॉर्मूला समझेंगे, फॉर्मूला को डिराइव भी करेंगे सो दैट द कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, कमिंग बैक टू द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या बोलता है, इलास्टिसिटी स्टैंड्स हियर फॉर द ई एंड डी हियर डिनोट्स द डिमांड, सो इट बिकम द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, इज इक्वल्स टू माइनस, माइनस का साइन क्यों है, इफ यू रिमेंबर the concept from your previous chapter theory of demand, we have studied that there is an inverse relation between the demand and the price of the commodity। आई बात समझ में? डिमांड और जो प्राइस का कॉन्सेप्ट है वो इन्वर्सली रिलेटेड है। अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो प्राइस डिक्रीज होता है, और अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो हमारा डिमांड डिक्रीज होता है। आपको याद होगा प्रीवियस चैप्टर का कॉन्सेप्ट थ्योरी ऑफ डिमांड में हमने किया था दैट डिमांड हैज एन इनवर्स रिलेशन दैट विद दैट ऑफ द प्राइस। ओके, देयरफॉर इस इनवर्स रिलेशन के चलते हुए हम यहाँ माइनस साइन लगाते हैं। वन पॉइंट इज क्लियर। नाउ कमिंग बैक टू द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या बोलता है, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। ओके, ये तो हो गया फॉर्मूला। अब किसी बच्चे को दिमाग में आ रहा होगा कि वाई क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर है और चेंज इन प्राइस नीचे है, राइट। तो इसके रीज़न ये है कि जब एल्फ्रेड मार्शल ने कॉन्सेप्ट दिया था उस टाइम एल्फ्रेड मार्शल सिर्फ प्राइस को ही कंसिडर करते थे।
ओके भाई, प्राइस के चेंज होने की वजह से क्या क्वांटिटी में चेंज आएगा, तो क्वांटिटी ऊपर रहेगी, और क्योंकि प्राइस की चेंज होने की वजह से क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, इसलिए हमारा प्राइस जो है वो डिनोमिनेटर में लिया गया है। दूसरी बात भी क्लियर होगी आपको फॉर्मूले के साथ, आपको अब समझ में आया है कि वाई क्वांटिटी डिमांडेड इज इन द न्यूमरेटर एंड चेंज इन प्राइस इज इन द डिनोमिनेटर। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स सी एंड डिराइव द फॉर्मूला, कि अगर हमें डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला करना हो तो हम कैसे डिराइव करेंगे इसको। कमिंग टू द फॉर्मूला, अभी जब हमने डेफिनेशन की थी हमने क्या बोला था, से गुड एक्स, हम एज्यूम कर रहे हैं कोई भी गुड एक्स है। ओके, सो ये किसी भी गुड के केस में हो सकता है, आप कैसे भी निकाल सकते हो। जस्ट टू मेक द कॉन्सेप्ट और द फॉर्मूला मोर क्लियर, वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल हियर ऑफ गुड एक्स। ओके, नाउ कमिंग टू द फॉर्मूला, ED represents elasticity of demand. Okay, now minus, it is because of the inverse relationship between the price and the demand. ये चीज सिग्निफाई करता है माइनस साइन हियर। ओके, नाउ फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इट्स ओन प्राइस। आई बात समझ में, भाई क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज होगा अगर उसका खुद का प्राइस चेंज होता है, एंड बिकॉज वी आर डूइंग द परसेंटेज चेंज मेथड, देयरफॉर द साइन ऑफ परसेंटेज बिकम्स इंपॉर्टेंट। आगे बात समझ में, ये तो है द वे ऑफ राइटिंग इट इन अ थ्योरेटिकल फॉर्म। अगर आपको फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करना है तो यू कुड ऑल्सो राइट इट एज, हियर दिस ट्राइंगल सिग्निफाइज डेल्टा, डेल्टा मीन्स चेंज, change in quantity demanded of good x by change in price of the good x। मैंने आपको रीजन बताया था प्राइस डिनोमिनेटर में क्यों है और क्वांटिटी हमारी न्यूमरेटर में क्यों है। तो इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, डेल्टा क्यू डी एक्स बाय डेल्टा पी एक्स। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ईडी। एंड अगेन जो माइनस साइन है, माइनस यहाँ रहेगा ही रहेगा इसके आगे। ओके, मैंने यहाँ इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि माइनस मैं यहाँ लगा चुकी थी, कंफ्यूज नहीं होना है, माइनस साइन इज अ मस्ट। ओके, नाउ लेट्स डिराइव द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमें मिला कैसे। अगर मैं बोलती हूँ माइनस साइन को, तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये वाला सेम रिलेशन है यहाँ, आई एम नॉट रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। तो माइनस तो आपको ध्यान में रखना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू माइनस चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। चेंज मतलब इनिशियल डिमांड क्या थी और अब चेंज हो गई वो डिमांड क्या हो गई है। ओके, तो इसका क्योंकि परसेंटेज चेंज है तो मल्टीप्लाई बाय 100 भी होगा, ऑब्वियस है। ओके, चेंज इन डिमांड बाय द इनिशियल डिमांड। सपोज मेरी पहली डिमांड 5 यूनिट की थी। ओके, अब क्योंकि प्राइस कम हो गया है मेरी डिमांड इंक्रीज हो गई होगी। ओके, तो मेरी डिमांड 4 से 10 यूनिट हो गई। तो पहले इनिशियल डिमांड क्या है मेरी 5, और चेंज इन डिमांड हो गया कितना हो गया मेरे 10। तो चेंज इन डिमांड बाय द इनिशियल डिमांड, एंड फॉर द परसेंटेज मेथड वी नीड टू मल्टीप्लाई इट विथ 100। ओके, सिमिलरली जब हम परसेंटेज चेंज इन इट्स ओन प्राइस की बात करेंगे तो इनिशियल प्राइस क्या था, इनिशियल प्राइस के बाद जब चेंज इन प्राइस हुआ तो वो ऊपर आएगा। सो चेंज इन प्राइस कैसे आएगा, चेंज इन प्राइस बाय इनिशियल प्राइस, क्या पहले प्राइस था और अब क्या हो गया है। एंड फॉर द सेक ऑफ परसेंटेज विल अगेन मल्टीप्लाई इट विथ 100। ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर। नाउ इफ यू नीड टू राइट इट इन अ शॉर्ट फॉर्म, यू कुड राइट इट एज Q1 माइनस Q0। चेंज इन डिमांड कैसे आएगी, भाई पहले तुम्हारी 5 थी, चेंज हो गई 10 होगी, तो चेंज इन डिमांड क्या हुई 5 यूनिट, यही तो हुआ ना। तो अभी कितनी न्यू डिमांड है, माइनस द इनिशियल डिमांड डिवाइड बाय द बेस। बेस क्या रहेंगे इनिशियल, क्योंकि यहाँ हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, बेस के साथ ना, आपको याद होगा। देयरफॉर Q1 here signifies the new demand, Q0 signifies the initial quantity demanded, and similarly P1 is the new price, P0 is the initial price। तो सिमिलरली हम प्राइस में भी ऐसे ही करेंगे,
कि पहले कितना प्राइस था और अब कितना है। न्यू में से अगर पुराने प्राइस को माइनस करेंगे चेंज इन प्राइस मिल जाएगा, और क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग तो पी नॉट जो इनिशियल प्राइस था वो बेस रहेगा। इतनी बात समझ में आई आप बच्चों को। अब इसके बाद आगे फॉर्मूला कैरी ऑन करते हैं। अब ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या चीज कॉमन है, 100। सो 100 विल बी कैंसिलिंग आउट। ओके, 100 से 100 चला गया। हमारे पास क्या बचा, ये पूरा जो है हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू बाई क्यू। क्या है ये, हमारा चेंज इन डिमांड होता है ना, Q1 माइनस क्यू नॉट इज चेंज इन डिमांड। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू बाई क्यू। एंड सिमिलरली ये वाला जो पोर्शन है इट विल बी रिटन एज चेंज इन पी। ओके, तो डेल्टा पी बाई पी। वहां तक फॉर्मूला समझ में आया। नाउ लेट्स कैरी इट फॉरवर्ड, माइनस साइन एज इट इज रहेगा। नाउ टेकिंग दैट फॉर्मूला फर्दर, दिस लाइन इट रिप्रेजेंट द डिवीजन थिंग, राइट। तो अगर इसको क्या लिखा जाएगा, माइनस साइन एज इट इज है, चेंज इन डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड बाय द इनिशियल डिमांड डिवाइड बाय डेल्टा पी बाय पी, चेंज इन प्राइस बाय इट्स ओन प्राइस, इनिशियल प्राइस। सिंपल मैथ्स है। अगर डिवीजन से इफ वी चेंज इट इनटू द मल्टीप्लिकेशन फॉर्म तो क्या हो जाता है, हमारा न्यूमरेटर बिकम्स द डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स द न्यूमरेटर। एक केस के अंदर क्योंकि डिवीजन है नीचे से ऊपर जाएगा, इट विल बी चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई होगा तो चेंज हो जाएगा ना। तो सिमिलरली यहाँ हुआ माइनस साइन एज इट इज, डेल्टा क्यू बाई क्यू तो एज इट इज रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या था हमारा प्राइस, प्राइस डिनोमिनेटर से उठ के न्यूमरेटर में आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, इट विल बिकम पी बाई डेल्टा पी। इतना समझ में आया। और इसको सिंप्लीफाई करके अगर लिखना हो दूसरे वे में हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा डेल्टा को एक साइड ले लो और बिना डेल्टा वाले को एक साइड ले लो। क्या बन जाएगा, माइनस डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। एंड दिस इज व्हाट द फॉर्मूला ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। ओके, यही तो चैप्टर है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी में क्या चेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर्मूला इज अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज मेथड, इट इज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। एंड माइनस साइन का रीजन आपको भी पता है। आई होप द फॉर्मूला डेरिवेशन इज क्लियर टू यू ऑल। डूइंग द फॉर्मूला देयर कम्स द टू क्रिटिकल क्वेश्चंस। ओके, किसी की भी माइंड में आएगा दैट व्हाई शुड change in quantity and price should be taken in percentage and not in absolute number। अब यहाँ इस स्टेटमेंट को समझने के लिए कि क्वांटिटी और प्राइस का जो हमने अभी फॉर्मूला किया है वो परसेंटेज में क्यों हम उसको दर्शाते हैं, क्यों हम उसको निकालते हैं, एंड व्हाई नॉट इन एब्सोल्यूट टर्म विदाउट परसेंटेज, ऐसे ही निकालें सिंपल सा चेंज देख के। सो इसका रीज़न क्या है, एक तो जब हम दो गुड्स को कंपेयर करते हैं इट बिकम्स ईजी अगर हम परसेंटेज मेथड फॉलो कर रहे हैं। कैसे, एग्जाम्पल लेंगे, सपोज चेयर है और टेबल है। ओके, इन दोनों कमोडिटी की बात करेंगे। अगर चेयर के प्राइस इंक्रीज होते हैं फ्रॉम ₹10 to ₹20, प्राइस इंक्रीज हुआ है तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। वाई, बिकॉज प्राइस is inversely, I mean demand is inversely related to the price of the commodity। अगर प्राइस ज़्यादा हो जाएगा तो डिमांड हमारी कम होगी, ये रिलेशन किया था ना हमने। तो यहाँ चेयर की डिमांड कम हो जाती है, पहले 50 चेयर्स बिकती थी क्योंकि अब प्राइस ज़्यादा हो गया है तो अब 25 चेयर बिक रही है। अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें या मोटा मोटा देखें तो आपको क्या लग रहा है कि प्राइस डबल हुआ है और जो डिमांड है वो सीधी हाफ हो गई है, यही तो दिख रहा है। और ऐसे ही अगर हम टेबल का केस लें, टेबल में अगर प्राइस डिक्रीज होते हैं, पहले 20 रुपीज़ थे अब टेबल हो गई है 10 रुपये की, और पहले फिर प्राइस गिरा है तो डिमांड इंक्रीज होगी, वाइस वर्सा है। तो पहले 25 टेबल बिकती थी अब 50 टेबल बिक रही है। दोनों सेम लग रहे हैं ना कि प्राइस यहाँ क्या हुआ, हाफ हुआ और डिमांड डबल हो गई। दोनों सेम ही तो लग रहे हैं, आप कैसे कंपेयर करोगे।
इसलिए हम कभी भी एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं इनको चेंज इन क्वांटिटी और प्राइस को रिप्रेजेंट करते हैं. वाई वी रिप्रेजेंट इट इन परसेंटेज फॉर्म, ताकि उसको हम कंपेयर कर सके, कंपैरिजन हो सके दो गुड्स के बीच में. लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ. अगर मैं बोलती हूँ कि चेयर का केस लेते हैं हम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या फॉर्मूला है? चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस बाय क्वांटिटी. अभी हमने फॉर्मूला किया था, राइट? तो बस अब इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे. यू विल सी अ डिफरेंस इन द वैल्यू. यहाँ पहले चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ? पहले 50 था, अब 25 हो गया. तो 50 माइनस 25, चेंज इन क्वांटिटी कितना आया? 25. 25 कम हो गए ना, तो 25 या. और चेंज इन प्राइस कितना हुआ? पहले कितना था हमारा? 10 और अब 20 हो गया. तो डिफरेंस कैसे निकलते हैं? न्यू प्राइस माइनस द इनिशियल प्राइस, 10 आ गया. चेंज इन पी हमने लिखा 10. अब P बाई क्यू, P बाई क्यू क्या है? हमारे इनिशियल प्राइस इन क्वांटिटी. इनिशियल प्राइस क्या है हमारा? 10 और इनिशियल क्वांटिटी क्या है? 50. बस इसको हमने फॉर्मूले में पुट किया. 10 और 10 कैंसिल आउट हो जाएंगे. 25 बाई 50 क्या आएगा? 1/2. और हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आए 0.5. मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ चेयर इज 0.5. ओके. अब हम देखेंगे टेबल के केस में. टेबल के केस में फॉर्मूला सेम पुट करना है. प्राइस हमारा डिक्रीज हुआ है, 20 से 10 हो गया है. तो चेंज इन प्राइस क्या हुआ? 20 माइनस 10, 10 लिखा. चेंज इन क्वांटिटी कितनी हुई है? पहले 25 थी, अब 50 हो गई है. 25 इंक्रीज हुआ ना, तो चेंज इन क्वांटिटी लिखा. प्राइस और क्वांटिटी, इनिशियल प्राइस लिखने होता है. इनिशियल प्राइस क्या है? पहले 20 था, तो P 20 और डिमांड कितनी थी? 25. फॉर्मूले में पुट करा तो हमें क्या मिला? 20/10 इज इक्वल्स टू 2. अगर आप एब्सोल्यूट टर्म में देख रहे थे, आपको दोनों कंडीशन सेम लग रही थी. लेकिन जब हमने परसेंटेज फॉर्मूला लगाया और परसेंटेज में कैलकुलेट किया तो हमें पता चला 1% चेंज इन प्राइस की वजह से डिमांड ऑफ चेयर कितनी चेंज हो रही है? 0.5%. वेयर एज 1% चेंज इन प्राइस की वजह से टेबल में कितना चेंज आ रहा है? 2%. तो आपको इससे समझ में आता है कि क्या है हमारी डिमांड. प्राइस इलास्टिसिटी फॉर द डिमांड ऑफ टेबल इज मोर इलास्टिक देन दैट ऑफ द चेयर. क्योंकि जब हमारा 1% प्राइस चेंज हुआ तो टेबल तो 2% के हिसाब से चेंज हो रही है डिमांड, और चेयर की डिमांड 0.5% के उससे चेंज हुई है. अब आपको समझ में आया? अगर आप एब्सोल्यूट टर्म में इन सब चीज़ों को देख रहे थे तो आपको ऑल द वे सेम लग रही थी. बट व्हेन वी कैलकुलेटेड द चेंज इन क्वांटिटी एंड प्राइस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो कितना फर्क है? 1.5% का डिफरेंस आया इन दोनों में. ओके. सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ टेबल इज मोर देन दैट ऑफ द चेयर. भाई 1% अगर प्राइस चेंज होगा तो ज़्यादा डिमांड किसकी चेंज होगी? टेबल की डिमांड चेंज होगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ द चेयर्स. आई होप द फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर. नाउ कमिंग टू द सेकंड क्रिटिकल क्वेश्चन. Second critical question here is, why should negative sign be used as prefix in the equation of elasticity of demand? Okay, so as you remember the formula, formula के आगे हमारे minus लगता है. This sign is used as prefix. Why? Because it represents the inverse relationship between demand and price. Again and again I have been repeating this point, and by this point it means अगर प्राइस इंक्रीज होता है डिमांड डिक्रीज होगी, अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी. दैट्स इट. देयर इज नो अदर सिग्निफिकेंस ऑफ दिस माइनस साइन हियर. ओके. कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, कोई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है. इट्स जस्ट रिप्रेजेंटिंग द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड द प्राइस. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व. राइट, दोनों की स्लोप निकालेंगे. अगर मैं स्लोप ऑफ डिमांड कर्व की बात करती हूँ, डिमांड कर्व इज अ स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन. राइट, तो स्लोप जब निकालते हैं, मैंने आपको थ्योरी ऑफ डिमांड में समझाया था, स्लोप इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व, वेदर सपोज ए बी इज माई डिमांड कर्व. ओके, तो पॉइंट ए पे भी मेरा स्लोप सेम रहेगा, पॉइंट सी पे भी, ई पे भी और बी पे भी. अगर मैं स्लोप निकालती हूँ वो सेम ही रहता है. वाई? Because slope is in terms of absolute change.
राइट। टोटल और एब्सोल्यूट चेंज की बात करते हैं हम स्लोप के अंदर। स्लोप का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय चेंज इन इट्स ऑन प्राइस, राइट। तो हमने ये लिखा, जब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसका फॉर्मूला क्या किया हमने? परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन इट्स ऑन प्राइस। अब हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं कैसे स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ स्लोप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, सो हमने एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ली है और वाई पे हमने प्राइस लिया है। ओके, अगर मेरा प्राइस इफ आई से 30 से 25 पे आ गया, प्राइस कम हुआ, तो रिलेशन क्या रहेगा डिमांड का? डिमांड ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है, तो डिमांड विल इंक्रीज, इट इंक्रीज फ्रॉम 20 to 30। ओके, अगर मैं स्लोप ऑफ डिमांड कर्व निकालूं एट पॉइंट सी पे मुझे स्लोप ऑफ डिमांड कर्व निकालना है, तो क्या आएगा मेरा? चेंज इन प्राइस पे चेंज इन क्वांटिटी। प्राइस देखती हूँ, अपना प्राइस डिक्रीज हुआ है मेरा, चेंज इन प्राइस कितना हुआ है? अभी मेरा न्यू प्राइस क्या है? 25 और इनिशियल प्राइस क्या था? 30। चेंज इन प्राइस कितना हुआ है? डिक्रीज हुआ है ना प्राइस, तभी तो माइनस लिख रहे हैं इसके आगे। और मेरी क्वांटिटी हैज इंक्रीज, क्वांटिटी कितनी हुई है? पहले कितनी थी? न्यू क्वांटिटी 30 है, पहले कितनी थी? 20, तो कितनी इंक्रीज हुई है? 10। फॉर्मूला में पुट किया -5/10, तो मेरा स्लोप क्या निकला? हाफ, -हाफ। सो अगर आप स्लोप किसी भी पॉइंट पे निकालते हो, ए पे निकालो, सी पे निकालो, ई पे निकालो या बी पे, आपका स्लोप जो है डिमांड कर्व पे इट विल बी कांस्टेंट। आई बात समझ में? वेयर एज जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? परसेंटेज चेंज इन द डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन इट्स ऑन प्राइस। ओके, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, ED इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। ये क्या है? दिस इज व्हाट? दिस इज ऑपोजिट ऑफ स्लोप, रेसिप्रोकल है, तो इसको -1 बाय माइनस स्लोप लिख सकती हूँ मैं, लिखूंगी ना, क्योंकि दिस इज द ऑपोजिट। स्लोप का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा पी बाई क्यू, और ईडी में क्या है? क्यू बाई पी। इस वैल्यू को अगर रेसिप्रोकल कर दूं तो ये वैल्यू सेम रहेगी यहाँ। बस मैंने ये वैल्यू पुट की है। पी क्या है मेरा? प्राइस क्या हुआ अभी मेरा? प्राइस कितना है मेरा? 30। कौन सा प्राइस लेते हैं हम? इनिशियल प्राइस। रिमेंबर, इनिशियल प्राइस पी नॉट और क्यू नॉट लेंगे, तो इनिशियल प्राइस मेरा क्या था? इनिशियल प्राइस 30 था, और इनिशियल क्वांटिटी मेरी क्या थी? 20 थी। फॉर्मूले में पुट किया। सो अगर मैंने फॉर्मूले में पुट किया इन सब वैल्यू को, तो क्या आ रहा है मेरा? 1/1/2, तो माइनस टू माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 2 जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो एज इट इज 2 इंटू 30/20, एंड व्हेन आई जस्ट कट डाउन, कैंसिल आउट द वैल्यूज, आई विल गेट 3। तो आपको पता चला जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्राइस के चलते कितनी क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, इट विल वेरी, तभी बोलते हैं परसेंटेज में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं रादर देन इन एब्सोल्यूट टर्म। एब्सोल्यूट में तो सब सेम लगता है, एंड व्हेन वी कैलकुलेट इट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तब हमें एक्चुअली पता चलता है, हम कंपेयर कर पाते हैं दो गुड्स को। तो हमें पता चला स्लोप इज कांस्टेंट ऑन ऑल द पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व, whereas when we talk about the price elasticity of demand, it is different at different point. I hope the concept regarding the price elasticity of demand is clear, and also the slope of demand curve and the slope of elasticity of demand is also clear to you all. So that's it for today's video, guys. Thank you for watching Economics Window by Garima Singh, and if you like this video, then do not hesitate to press in the thumbs up icon under my video, and also guys, like, share and subscribe to my channel and help me grow each day. Thank you so much.